नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 11th क्लास के चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा बार बार रिपीट होते हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में इनसे हटकर इस चैप्टर से कुछ नहीं आता, वो फिक्स है कि वो आएगा ही। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि हमारी और भी नई वीडियोस जो आने वाली है वो आपको तुरंत और सबसे पहले मिले। तो चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है, वो है परिवर्ती अनुपात का नियम। और इसी सवाल को एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चन तो वही होगा लेकिन उसको पूछा जाएगा एकदम अलग अलग प्रकार से। ऐसे शब्द उसमें डाल देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये वही था कि कोई दूसरा था। जैसे पहला देखो, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विवेचना कीजिए। दूसरा है घटते बढ़ते अनुपात के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। अब घटते बढ़ते में तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह परिवर्ती अनुपात का नियम है कि नहीं है, लेकिन ये वही पूछ रहा है, नियम ही पूछ रहा है परिवर्ती अनुपात का। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। चित्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझाइए। परिवर्ती अनुपात के नियम के विभिन्न अवस्थाओं में कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध होता है। एक रेखा चित्र से कुल भौतिक उत्पाद के व्यवहार के रूप में परिवर्तित अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार से पूछ रहा है। लास्ट में क्या है कि कुल भौतिक उत्पाद के रूप में परिवर्तनीय अनुपात के नियम के विभिन्न चरण बताइए और रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। यानी ये सारे घुमा फिरा के वही सवाल पूछ रहे हैं कि परिवर्ती अनुपात का नियम होता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने पहले भी बताया था और इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि परिवर्ती अनुपात का नियम होता क्या है। कि जब स्थिर कारक और परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों को प्रयोग में लाया जाता है तो क्या होता है, जो सीमांत उत्पाद होता है वो पहले बढ़ता है, फिर एक स्थिति पर आकर गिरना शुरू कर देता है और अंत में क्या हो जाता है, शून्य या ऋणात्मक हो जाता है। यही परिवर्ती अनुपात का नियम होता है। उसको मैंने तालिका के द्वारा भी समझाया था। ये तालिका के द्वारा आपको भी यहाँ पे लिखना है अगर ये सवाल आए तो, और ग्राफ के द्वारा भी समझाना है। और फिर उत्पादन की 3 अवस्थाएं बतानी है, जिसमें पहली अवस्था में क्या था कि कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है, ये बढ़ते वर्तमान प्रतिफल की अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या थी कि जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घट रहा होता है, इसे हास्यमान प्रतिफल की अवस्था होती है। ये अवस्था 3 में क्या था कि जब कुल उत्पाद घटने लग रहा था तो सीमांत उत्पाद क्या हो गया था, ऋणात्मक हो गया था, तो ये ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है तो आप सिर्फ परिवर्ती अनुपात का नियम लिख के या तो आप तालिका सारणी द्वारा या ग्राफ द्वारा समझा सकते हैं और ये उत्पादन की 3 अवस्थाएं लिख देना, बस 4 नंबर में इतना काफ़ी है। और अगर 6 नंबर का पूछता है तो उस नियम की मान्यताएं भी लिख देना और नियम का स्थगन भी लिख देना। ठीक है, तो ये तो परिवर्ती अनुपात का नियम था जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये सीधा क्वेश्चन है कि कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध को समझाना है। सीधा ये। अब इसको पूछते बड़े टेढ़े तरीके से हैं, जैसे कुल भौतिक उत्पाद और सीमांत भौतिक उत्पाद के संबंध को समझाएं, रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। दूसरा, ये रेखा चित्र का प्रयोग करते हुए सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच के संबंध को समझाएं। तीसरा, ये कि तालिका का प्रयोग करते हुए सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच के संबंध को समझाएं। यानी पूछना है बस इनको कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंध को ही है। तो ये आपको पहले भी बताया था, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच के संबंध को अगर सवाल में रेखा चित्र से पूछ रहा है तो रेखा चित्र यानी ग्राफ के द्वारा समझाओ, और अगर तालिका से पूछ रहा है तो तालिका के द्वारा समझाओ। ये बस आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पे रेखा चित्र और तालिका दोनों से समझा दिया है। तो आइए देखते हैं। ये तालिका से समझाया है और ये
ग्राफ से, और ये उनके संबंध बता दिए कि क्या होता है कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है, जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटता है, और जब कुल उत्पाद अपने अधिकतम पर होता है तो अब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि जब कुल उत्पाद गिरना शुरू हो जाता है तब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। तो ये तो था सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच संबंध। अगर 6 नंबर का पूछ लेता है तो आप तालिका भी दो और रेखा चित्र दोनों दो और ये उसके संबंध को बता दो। और अगर 4 नंबर का पूछ रहा है तो या तो रेखा चित्र दो या तालिका बना के दे दो और ये संबंध बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 6 नंबर का ही होगा, 4 नंबर का कभी नहीं पूछेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्या है कि कुल, औसत और सीमांत उत्पाद की अवधारणाओं को तालिका की सहायता से व्याख्या कीजिए। दूसरा ये कुल, सीमांत और औसत उत्पाद की अवधारणाओं को रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। यानी सीधा ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंधों को पूछ रहा है। या तो उसको तालिका द्वारा बताओ या रेखा चित्र द्वारा, वो जिससे पूछेगा आपको उसमें से बताना पड़ेगा। तो ये पहले तो तालिका द्वारा समझाया गया है कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के बीच के संबंध को, ये तालिका द्वारा है। दूसरा ये ग्राफ द्वारा, इसमें कुल उत्पाद का ग्राफ ऊपर है और नीचे सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद का ग्राफ है, और इन्हीं को बस डिफाइन करना है यहाँ पर। तो पहले पॉइंट में क्या है कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ रहा होता है तब सीमांत उत्पाद बढ़ता है, और जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तब औसत उत्पाद बढ़ता है। दूसरा ये कि जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटता है, और जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तब औसत उत्पाद घटता है। तीसरा ये कि जब कुल उत्पाद अपने अधिकतम पर होता है यानी सबसे टॉप पर होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है, शून्य होता है, और जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं तब औसत उत्पाद अपने अधिकतम बिंदु पर होता है। चौथा ये कि जब कुल उत्पाद गिरना शुरू हो जाता है तब सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है लेकिन औसत उत्पाद हमेशा धनात्मक होता है। यानी ये परिवर्ती अनुपात का नियम ही है एक प्रकार से, और उसमें एक अलग से लाइन चिपका दी है कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के भी संबंध को इसमें डाल दिया है। ये क्वेश्चन अक्सर 6 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपयुक्त रेखा चित्र का प्रयोग करते हुए औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंध को समझाइए, या औसत भौतिक उत्पाद और सीमांत भौतिक उत्पाद के संबंध को समझाए। सीधा सीधा ये है कि ये औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंध को जानना चाहता है। तो सीधा क्या करना है, ग्राफ दे देना है और ग्राफ को बस डिफाइन कर देना है कि जब पहला क्या कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तब औसत उत्पाद बढ़ता है, यानी जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ज़्यादा होगा तो औसत उत्पाद क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद क्या होता है, घटता है। तीसरा ये कि जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, जब दोनों बराबर होंगे तो औसत उत्पाद क्या होगा, अपने अधिकतम बिंदु पर होगा, वो। चौथा ये कि जब सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है लेकिन औसत उत्पाद हमेशा धनात्मक होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। बस आपको सिंपल इतना समझा देना है। ये अक्सर 4 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतरों को बताएं। अब इसी सवाल को घुमा फिरा के पूछता है कि कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के अंतर बताएं। क्वेश्चन दोनों सेम है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही कारक के प्रतिफल बोलते हैं और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को ही पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। ये मैंने वीडियो में बताया भी था। तो बस इन्हीं दोनों के अंतरों को पूछ रहा है, तो हमने अंतर पढ़ा था, वही अंतर हमें बस लिख देना है कि जो अल्पकालीन होता है उसमें परिवर्ती कारक के अनुपात में परिवर्तन होता है,
न कि जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है उसमें क्या होता है कि कारक अनुपात में परिवर्तन होता है, लेकिन दीर्घकालीन में कारक अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा ये कि परिवर्ती कारक में प्रयोग में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, ये अल्पकालीन में हो सकता है। और दीर्घकालीन में क्या कि स्थिर कारक और परिवर्ती कारक दोनों के प्रयोग में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये कि उत्पादन का पैमाना स्थिर रहता है, चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी हो। या और दीर्घकालीन में क्या है कि उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है। और चौथा ये कि इसे कारक का प्रतिफल कहा जाता है और दीर्घकालीन को पैमाने का प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कारक के वर्धमान प्रतिफल से क्या अभिप्राय है। एक कारक के वर्धमान प्रतिफल के कारण को भी बताएं, या एक कारक के बढ़ते प्रतिफल से क्या अभिप्राय है, एक कारक का प्रतिफल क्यों बढ़ता है। क्वेश्चन यही है कि जो वर्धमान प्रतिफल है या बढ़ता प्रतिफल है वो क्यों बढ़ता है, कारण भी पूछ रहा है और वो होता क्या है वो भी पूछ रहा है। तो आपने परिवर्ती अनुपात के नियम में ये जो सबसे पहली अवस्था थी ये कि एक कारक के वर्धमान प्रतिफल की कि कारक की बढ़ते प्रतिफल की अवस्था पहली थी। तो बस आपको वही डिफाइन करना है कि जब स्थिर कारक और परिवर्ती कारक का हम प्रयोग करते हैं, अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो कुल उत्पाद क्या होता है, बढ़ती दर पर बढ़ता है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा होता है। तो ये क्या है, बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल है, सीधा सीधा ये है। और इसके कारण भी मैंने बता दिए थे कि स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग करने के कारण बढ़ता है, श्रम विभाजन या उनके कुशलता में जब वृद्धि हो जाती है तब ये बढ़ता है, और कारकों में जब उचित समन्वय होता है तब ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कारक के हास्यमान प्रतिफल का क्या अभिप्राय है, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। तो हास्यमान यानी ये परिवर्ती अनुपात के नियम की दूसरी वाली अवस्था है। तो बस इसको भी डिफाइन कर दो अगर आपको दूसरी अवस्था पता है कि जब स्थिर कारक और परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों को प्रयोग में लाया जाता है तब कुल उत्पाद क्या होता है, घटती दर पर बढ़ता है और सीमांत उत्पाद घट रहा होता है, और जब वो घट रहा होता है तो वो हास्यमान प्रतिफल होता है। इसके कारण भी थे कि कारकों में स्थिरता, जब कारकों में स्थिरता आ जाती है तब घटता है, जब अपूर्ण कारक स्थानापन्नता हो जाता है तब घटता है, और जब कारकों के बीच कम समन्वयता हो जाती है तब ये घटता है। इसको मैंने डिफाइन कर रखा है वीडियो में, पार्ट 2 में, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।